चलो आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। वो एक डायग्राम बताया था हमने तुम लोगों को, उस डायग्राम के बेस पे कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टॉपिक था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ लिया था हमने, थर्मियोनिक एमिशन पढ़ लिया, फील्ड एमिशन पढ़ लिया, सेकेंडरी एमिशन भी पढ़ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉस भी पढ़ लिए। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल है। एक वो ऑपरेटर बनाया था हमने, लेनार्ड, मिलिकन, हॉलवेस और कौन, चार नाम बताए थे, हर्ट्ज। चार लोगों ने इस पे अपने अपने ऑब्जर्वेशन किए पूरा, उसके अकॉर्डिंग सब ये ऑपरेटर्स पहले दिखा देता। ऑपरेटर्स क्या, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें एक विंडो है, एक विंडो है, इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, दो इलेक्ट्रोड है, एक जो वोल्टेज को चेंज करने यहाँ वाला पर डिवाइस है, एक पोटेंशियल डिवाइडर यूज करेंगे टू वेरी द पोटेंशियल। एक बैटरी, और यहाँ इसके साथ में एक माइक्रो एमीटर या एमीटर यूज कर लेंगे। ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, इसमें से एक, अगर हम इसको कैथोड एनोड के टर्म में लिखें तो ये कैथोड रहेगा, ये एनोड रहेगा। लेकिन अगर दूसरे टर्म में लिखें तो ये एक्चुअली इमीटर है और ये कलेक्टर है। सी को कैथोड मत समझना, एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा और दूसरा कलेक्ट करेगा। बेसिकली जो एमिट कर रहा है वो कैथोड है और जो कलेक्ट कर रहा है उसको सीओ लिख दीजिए, वरना इलेक्ट्रोड और वही समझेंगे। कलेक्टर लिख लो। ठीक है, कलेक्टर एमिटर। अब क्या है, यहां से एक चीज और, इस ऑपरेटर्स में ये जो ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इसमें यहां पर जो विंडो यूज की जाएगी जहां से लाइट को इंसिडेंट कराना है, क्वार्ट्ज तो सुना ही है, पता ही है, ये क्वार्ट्ज विंडो है। यहाँ पर क्वार्ट्ज विंडो को क्यों यूज किया गया, समटाइम ये भी पूछ लिया जाता है। ग्लास अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अगर ये पूरी इवैक्यूएटेड है, इसको क्लोज कर दिया जाए ग्लास से ही, तो इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज एंटर ही नहीं करेंगी, जो एमीटर तक पहुंचे तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का कोई मतलब ही नहीं। तो पूरी इवैक्यूएटेड है। यहाँ पर जो विंडो यूज की गई वो क्वार्ट्ज विंडो है, जहां से लाइट अल्ट्रावायलेट रेज इनसाइड आ पाए। तो समटाइम पूछ लेते हैं कि व्हाई द क्वार्ट्ज विंडो इज यूज्ड इन दिस ट्यूब, तो रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा ग्लास कर दोगे तो इसमें रेज आएगी नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज। अब और किनके लिए एमिशन किनके थ्रू होता है, सिर्फ फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स, अल्काइल मटेरियल्स हैं जो, या जनरली हम पोटेशियम, सोडियम, है ना, मैग्नीशियम के कोई यहाँ बता चुके हैं। ये पूरा ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुए, वो होके किधर जाएंगे, कलेक्टर की तरफ जाएंगे, कलेक्ट कर लिए जाएंगे। फोर्स शो कर लेते हैं यहाँ पर, ज्यादा नहीं कर सकते, तुम्हारी मर्जी है। बाकी ज्यादा फिर तुम्हारा यहाँ मतलब नहीं, तुम्हारा मतलब है इसके कंक्लूजन क्या है। ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो हम थ्योरेटिकली ये लिख सकते हैं, द एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज शोन बाय द गिवन फिगर। पोटेंशियल डिवाइडर, बैटरी, कैथोड, एनोड, एमिटर, कलेक्टर, इंसिडेंट रेडिएशन, ये सब बना चुके हैं पहले भी। इंसिडेंट रेडिएशन, यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, उसमें कौन कौन टॉपिक क्या था, स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, पीईई, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट में कंक्लूजन देख लें हमें इसमें क्या क्या है। जो कुछ हो रहा है वो सामने एक बार पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। फोटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर इस पे इंसिडेंट होता है किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, हमें ऑलरेडी पता है, वर्क फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। तो ये जिस चीज का भी मीटर यूज किया गया है, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जो कुछ भी है, उस पे अगर जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है वो फोटेबल फ्रीक्वेंसी का है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे इसको वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देने के बाद। और ये जो इमिट हो रहे हैं, ये एक चीज ये भी समझनी कि इन निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल है ऐसा नेसेसरी नहीं है। मतलब यहाँ पर हम जितने 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से ये जरूरी है कि सबकी एनर्जी इक्वल है, क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन में बहुत सारी मिक्स है, जैसे हम ईएम वेव पढ़ चुके हैं, उसमें कौन कौन सी है,
एक्सरे भी इन्वॉल्व है, विजुअल लाइट भी है, रेडियो वेव्स भी है, माइक्रोवेव्स भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, इंफ्रारेड भी है, ये सब है। इन सबकी फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग होती। अब इस मेटल की फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले एक से ज्यादा रेडिएशन इसमें आ सकते हैं, है ना। तो मेटल का वर्क फंक्शन तो फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल इस मेटल का वर्क फंक्शन 2 है और जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एनर्जी बन रही है वो 3, 4, 1 इस तरीके से बन रही है। तो 1 वाली तो 2 से कम हो गई, जो रेडिएशन जिसकी 1 बन रही है, 3, 4 समथिंग जो है वो ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब 2 अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट हो गए। 2 जूल एक ले लेगा अगर, तो 3 वाले में से सिर्फ 1 का इमिट होगा, 4 वाले में से 2 का इमिट होगा, अगर और ज्यादा है तो उससे ज्यादा वाले। तो इन सबकी अलग अलग है पूरा। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। इंटेंसिटी का मतलब जितने ज्यादा फोटॉन इंसिडेंट होंगे लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है। सिंपली हम बोल सकते हैं पाथ ऑफ वन फोटॉन इज सच टू बी द लाइट रे। पूरा एक फोटॉन के बाद तो लाइट रे कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 2 छोकी है, तो इसका मतलब इस पर 2 फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं पूरा। लेकिन अब तुम लोग ये डायग्राम में कंफ्यूज मत होना है, इलेक्ट्रॉन 6 लिख रहे हैं तो हम सिर्फ 2 दिखाए हैं, 6 होंगे, इसके बाद होंगे पूरा ये जितने भी होंगे। तो कंफ्यूजन से पॉइंट नोटिस करना है इसमें। कुछ कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वेरी करने का इफेक्ट क्या होगा? इस ऑपरेटर्स के थ्रू जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बार बार वेरी करते जाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो लॉ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। क्योंकि थ्योरी ये है कि एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, तो जितने फोटॉन इंसिडेंट होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट होंगे। लेकिन एग्जैक्टली इक्वल होंगे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर किसी फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो वो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो इजेक्ट करेगा जिसकी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। तो सिंपली में बोल सकते हैं द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अजीब सा है, बाद में बात कर लेंगे। तो फर्स्ट में ये होगा, हम इसको अगर हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां I का मतलब है इंटेंसिटी और इस I का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो पूछा जाता है एग्जाम में सबसे जरूरी है ग्राफ, है ना। तो ग्राफ अलग लगा सकते। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें I एंड I, तो हमें देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कंडीशन है, तो इट इज ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये डायग्राम सिर्फ एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन में। तो हम इसको अगर हम प्रैक्टिकल लिखते हैं तो इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंक्रीजेस, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। अब एक चीज यहाँ पे और समझ लेनी है, जब ये अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है और इनिशियल कंडीशन में हमने इस एनोड का पोटेंशियल होकर 0 रखा, कोई भी पोटेंशियल इसमें हमने अप्लाई ही नहीं किया, सिर्फ रेडिएशन इंसिडेंट किया। जहां पे मतलब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट मान लें, हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, वहां तक जाएंगे, कुछ जिनके पास में एक्सेस एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होगी तो खुद ही चले जाएंगे, कम एनर्जी वाले वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब यहाँ से पोटेंशियल ना अप्लाई करने पे भी करंट 0 होगा, ये नेसेसरी नहीं है, करंट फ्लो हो सकता है। सर्किट शुड बी कंप्लीटेड पूरा। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, अभी हम उसको नहीं बोलेंगे, कलेक्टर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अप्लाई तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज को, तो इसका मतलब ये हो गया वो वोल्टेज क्या करेगा? इट एक्सिलरेटेड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन भी वहां पहुंचने लगेंगे जो पहले नहीं पहुंच रहे थे। धीरे धीरे जब हम इस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो कम से कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी वहां तक पहुंचना शुरू कर देंगे, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने इजेक्ट होंगे वो सब कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे। और उसके बाद भी अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं पूरा, अभी तक क्या हुआ, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो करंट 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, फिर हमने पोटेंशियल को बढ़ा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और पहुंच गया, 3 के बराबर हो जाएगा, फिर और बढ़ा दिया, 4, ओवरऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं 6 इजेक्ट हुए। तो ज्यादा से ज्यादा करंट हमें कितना मिल सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर मिल सकता है, ज्यादा सारे 6 पहुंचा लेंगे पूरा। उस करंट को हम बोलेंगे सैचुरेटेड करंट। ये अपनी सैचुरेशन वैल्यू पे आ गया। उसके बाद चाहे पोटेंशियल आप कितना भी बढ़ा दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 6 इजेक्ट हुए तो 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही
करंट मिलेगा। मतलब ये टॉपिक है, हर चीज लिखोगे नहीं, लेकिन समझना तो है ना कि कंडीशन क्या क्या है। तो यहाँ रिजल्ट ये है फर्स्ट। दूसरा रिजल्ट जो है वो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें एक टर्म है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसी को हम अगर दूसरा नेम दें कट ऑफ वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ। अभी तक तो हम देख रहे हैं एनोड का मतलब पॉजिटिव हुआ, लेकिन अगर हम इस एमिटर की रिस्पेक्ट में इसको एक नेगेटिव पोटेंशियल दे दें और उसको नाम दे दें बी नॉट माइनस द वोल्टेज गिवन टू द कलेक्टर, the negative voltage given to the collector at which the photoelectric current becomes zero is called stopping potential or the cut off voltage। ये क्या करेगा, अगर हम इसको पोटेंशियल नेगेटिव करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा। तो जिनके पास एनर्जी कम होगी वो तो पहले ही रुक जाएंगे, लेकिन जिनके पास ज्यादा होगी वो तब भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब इस पोटेंशियल को हम एक ऐसी वैल्यू दें इसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी वहां ना पहुंच पाए। जब वहां कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नहीं तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं अ नेगेटिव वोल्टेज गिवन टू अ कलेक्टर और एनोड, ठीक है, व्हेन द पोटेंशियल सॉरी फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और द कट ऑफ वोल्टेज। ये कट ऑफ वोल्टेज और इसका रिलेशन क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी k1 है, इसकी k2 है, इसकी k3 है एंड सो ऑन, और बाकी k4 k5 हमने कंडीशन ये लगा ली K3 इज ग्रेटर देन ऑल, सारी एनर्जी से सबसे ज्यादा K3 के पास है। तो इसका मतलब हमें इतना पोटेंशियल अप्लाई करना होगा कि K3 वाला भी रुक जाए पूरा, है ना। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सिलरेटेड चार्ज हमारे पास फॉर्मूला होता है QV। इफ अ चार्ज Q इज एक्सिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस V, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय फॉर्मूला K = QV, जिसके बिहाफ पे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। When an electron is accelerated through a potential difference 1 volt, its energy is said to be 1 electron volt, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, है ना। वहीं से तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो EV लिखते हैं जनरली, और कोई भी चार्ज है इसमें Q है तो QV हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम एनर्जी है, तो इसको रोकने के लिए वोल्टेज चाहिए होगा, वो ये चाहिए होगा इतना मैक्सिमम एनर्जी का। तो यहाँ एक रिलेशन आ जाएगा, वो रिलेशन ये होगा K मैक्सिमम इक्वल्स टू EV नॉट, और इसको किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, B नॉट से, नेगेटिव तो ये है ही है, B नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू EV नॉट एंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इट इज हाफ mb मैक्सिमम स्क्वायर, मास इज अ कांस्टेंट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मास तो इतना था उतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक रिलेशन है जिसपे कुछ क्वेश्चंस इन्वॉल्व रहते हैं, ये दूसरा इफेक्ट है इसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी का। अब तीसरी चीज, अब यहाँ पर एक डायग्राम भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम इस इंटेंसिटी को बार बार बढ़ाते जाते हैं और बढ़ा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा दी, क्या इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे? अब ये सिचुएशन हम ले आए हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच रहा है, B नॉट अप्लाई करके। अब हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, क्या अब इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे? नहीं। तो अब भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के इक्वल का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा हुआ है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, अगर वो बढ़ती तो पहुंच जाता, और नहीं बढ़ रही। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाला नहीं आ रहा है, नहीं, जबकि हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच रहा है। तो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब वेव ट्रेवल करके किसी पे इंसिडेंट होगी तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसीलिए वेव थ्योरी फेल हुई। इसमें फेलियर में लिखा है ना आपने कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एक्सप्लेन नहीं हुआ हाइगेंस वेव थ्योरी से। उसका रीजन यही है कि इंटेंसिटी बढ़ रही है लेकिन फिर भी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेव जा रही है तो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए वो एनर्जी, और एडिशनल एनर्जी मिलते हुए बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। यहाँ बेसिक चीज है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी है, उस पर बेस करेंगे। तो यहाँ पे एक रिजल्ट और आएगा कि इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज भी कर रहे हैं तो अब बात आती है इंटेंसिटी के अलावा हम क्या चेंज कर सकते हैं रेडिएशन में, फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन इंसिडेंट करा सकते हैं। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया
तो फ्रीक्वेंसी सीधी सीधी बात है, फोटॉन की एनर्जी होती E इक्वल्स टू एच न्यू होती ना, और अगर वो न्यू नॉट से ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, न्यू नॉट से ज्यादा कर दी, तो फोटॉन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन भर की एनर्जी मेटल को दे देगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो एक ग्राफ वो भी पूछा जाता है, जरा यहाँ पे कैसा होगा वो, ये पार्ट वर्क कर लेते हैं। अगर हम इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी प्लॉट करें, ये ग्राफ होगा बी नॉट न्यू ग्राफ। तो पर इसका बना दे डायग्राम, कोई बात नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू के साथ में ग्राफ बना रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम इस पे नोटिस कर ले रहे हैं वर्टिकल पे, और न्यू को हम इस पे नोटिस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, इस पे नोटिस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे न्यू को और वर्टिकल को। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव ही होता है, ये भी पता है हमें। तो नेगेटिव का मतलब वर्टिकल पे बाई एक्सिस के डाउनवर्ड जाना पड़ेगा हमें। अब ये पता करना है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होगा, मतलब इनवर्स रिलेशन है कि प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीधे सीधे वैसे भी दिख रहा है, ई बी नॉट इक्वल्स टू बी मैक्सिमम, और ये बी मैक्सिमम किसके अकॉर्डिंग आई होगी, एच न्यू के अकॉर्डिंग आई होगी। जितनी ज्यादा न्यू रही होगी उतनी ज्यादा इसके पास एनर्जी आई होगी। तो प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, हालांकि इस फॉर्मूले में डायरेक्ट न्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आएगा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। तो यहाँ अगर हम देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा, इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर शो किया, देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है और यहाँ पर ये है, इसको हम लिख लेते हैं BO1 और इसको लिख लेते हैं BO2। मतलब फर्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेकेंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव में ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब, और न्यू ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं उधर, तो न्यू की वैल्यू कौन सी, ये वाली ज्यादा होगी, ये वाली कम होगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको 1 लिया, तो इसको न्यू 1 और इसको न्यू 2 एज्यूम करें, तो कंडीशन ये है न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1, देन माइनस बी नॉट 2 मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस बी नॉट 2, मतलब निगेटिव, सॉरी 1, निगेटिव वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, अभी फॉर एग्जांपल इसकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी 5 जूल है K3, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो मैक्सिमम 5 जूल एनर्जी का है। हमने इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया कि 5 जूल तक को वो रोक सकता है। अब हमने क्या किया, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब न्यू की वैल्यू बढ़ा दी। तो ज्यादा फोटॉन, ज्यादा एनर्जी वाला फोटॉन इंसिडेंट होगा, तो ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन तो फिक्स है। वर्क फंक्शन अगर 2 था, पहले सपोज करो 5 वाला था, 5 में से 2 वर्क फंक्शन था, तो 3 जूल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। अब अगर हमने फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से बढ़ा लिया कि फोटॉन की एनर्जी हो गई 7 जूल, तो वर्क फंक्शन तो P2 ही है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा एनर्जी वो 5 जूल होगी, तो पहले से बढ़ गई। इसका मतलब इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे वो इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेगा, वो पहुंच जाएगा करंट। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें 0 रखना है, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे ना। तो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब as we increase the frequency of incident radiation we have to increase the value of stopping potential in negative। नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ानी पड़े। तो एक ग्राफ ये पूछा जाता है, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी पूरा, और एक ग्राफ ये हो गया। अब इसी फ्रीक्वेंसी को बदलने के साथ साथ एक चीज हम और कर सकते थे, इंटेंसिटी के साथ ये ग्राफ प्लॉट कर सकते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के साथ। तो अलग अलग इंटेंसिटी एक ग्राफ और होगा, वो भी हम यहीं बना लेते हैं, रहेगा बाद में तो लिख ही लोगे तुम लोग। तो एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट में ये था, सेकंड पॉइंट से रिलेटेड ये है, और इसी यहाँ पे ये थर्ड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड छोटा ही बना देते। अब यहाँ कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। अब हम पोटेंशियल को यहाँ मार्क करेंगे बी पे, हॉरिजॉन्टल को, क्योंकि ग्राफ से उल्टा हो जाएगा उधर से। यहाँ पर मार्क करेंगे आई को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, और किसके लिए, आई की डिफरेंट वैल्यू को और आई को कांस्टेंट रख के। दो तरीके से, अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो इसका मतलब सैचुरेटेड करंट फिक्स हो जाएगा, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर एग्जांपल ये है नेगेटिव वैल्यू माइनस बी हो, इसके लिए
ये सैचुरेटेड करंट की वैल्यू पता चली आई जो है वो यहाँ पर है फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू होगी ये फिक्स हो जाएगी। यहाँ वेरिएशन आएगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी का। हमें क्या पता ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा वेरिएशन लेना, कम फ्रीक्वेंसी पे कम लेना। फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, इंटेंसिटी वही रख रहा है। तो कम फ्रीक्वेंसी वाला कर्व भी कुछ ऐसे होगा, उससे ज्यादा वाला कुछ ऐसे हो जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस और ले जाता है, उससे ज्यादा वाला कुछ ऐसे हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल न्यू1 न्यू2 एंड न्यू3 3 फ्रीक्वेंसी के शो किए हैं फिक्स इंटेंसिटी के लिए। और ये कंडीशन ये होनी चाहिए, अगर ये न्यू1 है, न्यू2 है, न्यू3 है पूरा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम नोटिस कर पाएंगे V03, V02 और V01, तो कंडीशन भी वही रहेगी। यहाँ क्या न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1 एंड V3 इज ग्रेटर देन V2 इन नेगेटिव एंड V1। इस तरीके का ग्राफ आएगा पूरा। सैचुरेटेड करंट में कोई चेंज नहीं है, फ्रीक्वेंसी हम चाहे कितनी भी बदल दें पूरा, तो ये वही रहेगा I मैक्सिमम। ये एक चीज हम और कर सकते हैं, I को वेरी भी कर सकते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पूरा। तो इंटेंसिटी को जब बदलेंगे तो एक अलग अलग मिलेंगे, I1 I2 I3, तो सैचुरेटेड करंट बढ़ता जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉमन है। एक बार हमने क्या किया, इंटेंसिटी को फिक्स रख के फ्रीक्वेंसी को बदला। अब क्या करें, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख के इंटेंसिटी को बदल दें अगर, तो एक सिचुएशन आ जाएगी। इसके दो पार्ट हो सकते हैं, ए बी। ये ग्राफ किसमें है, आई और बी में। ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, ये एक्सेलरेटिंग है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेटिंग होता है, नेगेटिव रिटार्डिंग ये रोकने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। इसी का एक बी पार्ट हो सकता है छोटा सा, वो ये फिर से यहां पर हम ले रहे हैं एक बी नॉट। अब ये 1 2 नहीं लिख रहा है क्योंकि एक ही ले रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी को वेरी ही नहीं करना है, एक ही फ्रीक्वेंसी ले रही है। तो एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए I1 इंटेंसिटी पे ये करंट आ जाएगा, I2 इंटेंसिटी पे ये करंट आ जाएगा, और यहीं पर I3 पे ले लें अगर हम, तो ये करंट आ जाएगा। I1 I2 I3 ये सब वेरी कर रही है, जबकि फ्रीक्वेंसी यहां पर फिक्स है न्यू। तो और न्यू फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स रहेगा, क्योंकि एनर्जी तो वही रहेगी। तो I1 यहां क्या किया, अब यहां देख लो, यहां हम लिख देते हैं I को हमने कांस्टेंट रखा था, और यहां किसको कांस्टेंट रखा है, न्यू को। एक बार इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को वेरी किया तो कर्व इस तरीके का मिलेगा। ग्राफ कौन सा ग्राफ है ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का। वंस अगेन ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही है, बट अब क्या किया हमने, इंटेंसिटी वेरी बट द फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड, तो ये इस तरीके का मिलेगा। तो ये जो पूरा ग्राफ तुम लोग देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में बहुत आते हैं। जब भी तुम लोग एग्जाम्पल चेक करोगे तो पहला है I एंड I मतलब इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ, ये ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। दूसरा ये सेकंड है हमारा ग्राफ पॉइंट के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वी हैव टू इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन नेगेटिव मैनर, माइनस वैल्यू में। तो ये दूसरा ग्राफ है, ये भी ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है बट नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से शुरू नहीं होगी क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी पूरा। ये तो हो नहीं सकती जीरो कर दो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूरा, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसलिए ओरिजिन से कभी नहीं मिलेगी इस तरीके की। और ये हमें बोल सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, कुछ ऑथर इसको अलग अलग मेटल्स के लिए शो करते हैं। जैसे मेटल ए मेटल बी, एक मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा, दूसरे के लिए अलग होगा, क्योंकि दोनों का वर्क फंक्शन अलग होता है। तो दोनों से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग तरीके के लेने पड़ेंगे। जब वर्क फंक्शन अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग चाहिए नहीं चाहिए पूरा। तो यहाँ पर मेटल, हम यहाँ पर अगर नोटिस करें तो अगर मेटल वाइज लिखोगे तो ए एंड बी, तब भी ये कंडीशन हो जाएगी। तीसरी सिचुएशन ये है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखने का मतलब सैचुरेटेड करंट उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी कितनी भी बदलते चले जाए। फ्रीक्वेंसी वेरी की, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करना पड़ेगा। तो अब ये यही कंक्लूजन आ गया। कौन सा, इन्हीं को हमने लॉ बनाया था। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो द ग्राफ बिटवीन कैपिटल I एंड स्मॉल I, कैपिटल I is the intensity
and small I is the photoelectric current if a oblique straight line started from the origin, क्योंकि जीरो से एमिशन फ्लो होगा ना। अब दूसरी वाली स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की, इफ वी गिवन अ नेगेटिव पोटेंशियल टू द कलेक्टर दैट इज एनोड, और अगर इसे नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाए तो एट इट्स सर्टेन वैल्यू नो emitted electron reaches to the collector and the photoelectric current becomes zero. In this situation, this negative potential is called the stopping or cutoff voltage. Stopping potential or cutoff voltage. उसके कंडीशन में the graph between stopping potential and the frequency of incident radiation if such as if the intensity of is constant, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन जितना इंसिडेंट हो रहा है तो उतना ही रहे हैं, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। इसका ए पार्ट हो गया। बी अब क्या करेंगे, बाय वेरी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कीपिंग द फ्रीक्वेंसी फिक्स। पूरा वी हैव सच टाइप ऑफ ग्राफ मींस द सैचुरेटेड करंट वैरी I1 I2 I3 अलग अलग इंटेंसिटी पे सैचुरेटेड करंट की वैल्यू, ये तो I नोटिस कर रहा है ना, ये I, तो यहाँ पे वैल्यू I1 I2 I3 का मतलब ये हुआ, और ये इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स रहेगा, बार बार नहीं बदला जाएगा V नॉट। यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलना पड़ेगा, मतलब सीधा सा अगर हमें फ्रीक्वेंसी बदली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलना पड़ेगा, इंटेंसिटी बदली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं। तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, एनर्जी से, और इंटेंसिटी को फिक्स रखने पर, फ्रीक्वेंसी को बदलने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलना पड़ रहा। तो इट मींस एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में बदल रही है, इफ एनर्जी चेंज स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी को बदल रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यही लॉ में लिखा था ना हमने, एक्सप्लेनेशन भी है, लॉ का कंक्लूजन यही है। अब तीसरी चीज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन व्हेन इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ सर्टेन वैल्यू, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये दिख रहा है ना, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, जितनी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है पूरा। तो ये भी हो गया, एक लॉ ये भी था। तो 4 लॉ ओवरऑल हमने लिखे थे, फर्स्ट इंटेंसिटी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट वाला, दूसरा एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, तीसरा एनर्जी डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, वो भी यही वेरीफाई हो रहा, और एक और था नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस if the frequency of incident radiation is less than that of a certain value। अगर इनमें से ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इमिशन हो गई नहीं, तो ये सारी बात ही खत्म हो जाएगी, ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा ना कुछ और होगा। पूरा ये कंक्लूजन इस लॉ से है। अब इसी में इसके बाद आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कोई प्रॉपरली, इन्होंने ऑब्जर्वेशन तो दे दिए, लेनार्ड, मिलिकन, हॉलवेज ऑब्जर्वेशन निकाल लिए, वेव थ्योरी का फेलियर इसमें सामने आ गया, लेकिन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी भी नहीं हुआ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। वो किया आइंस्टाइन ने 1921 में, आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज लिया, 1923 में मिलिकन ने लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, एलिमेंट्री चार्ज डिस्कवर करके पूरा। तो दो बहुत लोग है ना, 2 साल में 2 हो गए नोबेल प्राइज अलग अलग साइंटिस्ट को, दोनों इसी में इन्वॉल्व भी है। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया इसको प्लांक्स थ्योरी पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स थ्योरी। प्लांक्स थ्योरी में क्या है, द लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन और क्वांटा। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटॉन इज गिवन बाय E equals to h nu, where h is the Planck constant having the value 6.62 or sometimes 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, and nu is the frequency of incident radiation। ये था ना। अब उसी को उन्होंने, आइंस्टाइन ने क्या बोला, उन्होंने बोला थ्योरी कैसे एक्सप्लेन की, वो देख लो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का रीजन क्या दिया, कहा व्हेन अ फोटॉन इज अलाउड टू फॉल ऑन अ मेटेलिक दैट इज फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मेटेलिक सरफेस के साथ साथ फोटो सेंसिटिव भी होना चाहिए पूरा, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, इट गिव्स इट्स होल ऑफ एनर्जी टू एनी वन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, इट कोलाइड विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर इट्स होल ऑफ एनर्जी टू एनी वन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में सॉरी फोटॉन और कुछ तो है ही नहीं, एनर्जी पैकेट ही तो है, थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ एनर्जी पैकेट है, इसका मतलब एनर्जी के अलावा उसके बाद कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया और डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, जब अपनी सारी एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी और वो सिर्फ एनर्जी पैकेट ही तो है, तो बचा क्या, मतलब फोटॉन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। ये आइंस्टाइन ने बताया, हम नहीं बता रहे। तो फोटॉन डिस्ट्रॉय इटसेल्फ
after giving its complete energy to any one of electron of metal surface. Now by gaining this additional energy, एडिशनल कोई भी चीज किसी को मिल जाती है फिर उसका एक्सेस यूज करता है, समटाइम यूज समटाइम मिस यूज। जैसे किसी को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए तो दोनों ही तरीके हैं, मिस यूज भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है, या एटलीस्ट वो अपनी पोजीशन से नई पोजीशन अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। उसी नई पोजीशन को इसमें इलेक्ट्रॉन को भागना समझ सकते हो। फाउंडेशन में था, फ्री तो है वो, लेकिन फ्री कहाँ है? इनसाइड द सरफेस। फ्री इलेक्ट्रॉन भी इनसाइड द कंडक्टर ही तो फ्री है, तो फ्री अब भी कहाँ है? अभी तो बाउंड है, रहेंगे तो कंडक्टर के अंदर ही। तो फ्री होते हुए भी वो फ्री नहीं है। अब वो अपनी नई फ्री स्टेट सर्च करता है, वो कहता है अब हम इससे भी बाहर चले जाएंगे, तो एनर्जी मिल गई है एक्सेस। बट मेटल बोलता है कि हम तो बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि बॉन्डिंग एनर्जी हमारे पास बाउंड कर रखा है हमने। वो कहता है जो लेना है वो ले लो, हमें जाने दो। तो जो मेटल की उससे लेने की जो कीमत है वो उसको हम क्या बोल रहे हैं? वर्क फंक्शन। वो कहता है अपनी एनर्जी में से इतनी हमें दे दो, फिर तुम्हें जहां जाना हुआ चले जाओ। तो वर्क फंक्शन के फॉर्म में उसने एनर्जी किसको दे दी? मेटल को। बची हुई एनर्जी लेके वो बाहर आ गया, अब वो मेटल से फ्री हो गया। तो सीधी बात, इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज दिस गेनिंग एनर्जी बाय द फोटॉन इन टू मैनर्स, one as a work function of that metal and other one is the maximum kinetic energy after the ejection। इजेक्ट होने के बाद जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो दो फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिस h nu must be equals to maximum kinetic energy of ejected electron plus work function of that metal। हो गया ना? पूरी एनर्जी किसकी थी? फोटॉन की। कितनी थी? h nu। ये दे दी उसने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? उसके पास की जो खुद एनर्जी है निकलने के बाद, और इतनी उसने दे दी वर्क फंक्शन। तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो यहां से ये इक्वेशन आ गई के मैक्सिमम इक्वल्स टू h nu माइनस फाई नॉट। और फाई नॉट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी हम लोग रीड कर चुके हैं, न्यू नॉट इफ द फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा h न्यू माइनस न्यू नॉट, h न्यू माइनस h न्यू नॉट प्लस करेंगे h न्यू माइनस। इसी को हम बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या फिर इसी को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब ऐसे लिखना है, हाफ m b मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी को हम और भी चेंज कर सकते हैं, न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा होता है, तो न्यू को चेंज कर दें c अपॉन लैम्डा नॉट, c आउटसाइड आ जाएगा, c इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। ये है आइंस्टाइन इक्वेशन। अब इसमें एक चीज और देखने वाली, मिक्स हो रहा है बोर्ड में, कोई बात नहीं, होने दो, अभी समझना है समझ लो सर। इसी को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ev नॉट इक्वल्स टू ये जो टर्म लिखा है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ev नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह प्लेस पे हमने ये पुट कर दिया, और यहां हम b नॉट सॉल्व करेंगे तो ये होगा h अपॉन e न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन e। b नॉट को फ्री कर लिया। अब ये एक इक्वेशन बन गई, कैसी? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। m इज द स्लोप, c इज द इंटरसेप्ट पूरा। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो y के प्लेस में b नॉट हो गया, h अपॉन e ये क्या हो गई? स्लोप। ये आसान भाषा बोल रही आसान। ये लाइन देख रहे हैं जी सर, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। अच्छा, याद है? हाँ सर, ठीक। तो इसमें y के प्लेस पे आ गया b नॉट, x का मतलब जो हम x एक्सिस पर मेजर कर रहे हैं, तो इस ग्राफ में x एक्सिस पे क्या मेजर हो रही है? फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू न्यू 1 थी, यहाँ पर न्यू 2 है, तो न्यू तो अपनी जगह पे है। जो बचा हुआ टर्म है वो किसके इक्वल होना चाहिए? m। और m क्या होता है? स्लोप, ये एंगल। अच्छा, तो ये, तो इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में मैं ग्राफ देके स्लोप कैलकुलेट कराई जाए, कभी कभी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कराई जाती है h, तो ये h अपॉन e जो है वो एट द प्लेस ऑफ दिस है m, और ये जो इंटरसेप्ट है c, उसका मतलब ये है, ये फाई नॉट अपॉन e है वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला टर्म है, तो ये वाला टर्म जो है वो फाई नॉट अपॉन e है, ये वाला टर्म भी फाई नॉट अपॉन e है। इसका मतलब एक एक के लिए फर्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल h अपॉन e कैसे क्या है? m स्लोप है h अपॉन e, कंपेयर करो ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c, x के प्लेस पे न्यू, तो h अपॉन e क्या है? m स्लोप। ये टेंजेंट निकाल ले, अगर ये एंगल पता है tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन e होगा,
ई हमें पता होता सर है। एक क्वेश्चन आया था इसमें, बस ये था कि हम लोग प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस ग्राफ से। हाँ वही बता रहे हैं, इस तरीके क्वेश्चन आता है तो ई तो हमें पता होती है कंफर्म है 1.6 × 10⁻19, और अगर ये स्लोप हमें पता है मतलब एंगल गिवन है, तो एंगल को जब के स्लोप का मतलब क्या है tan थीटा, उसकी टेंजेंट कैलकुलेट कर ले। फॉर एग्जांपल ये 30 है 45 है, 45 है तो tan 45 इक्वल्स टू h/e हुआ। tan 45 मींस 1, तो h इक्वल्स टू e, तब h की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होगी, जो कि आइडियल वैल्यू नहीं है लेकिन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी जो गलत हो गया पूरा। और दूसरा तो इसको हमने कंपेयर किया, तो हम फिलहाल ये सब नोट इस यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट कराया जाता है इसी में, तो ये हमने तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब तुम लोग अपने नियम से बताओ कहाँ पे कोई डाउट है, तो बाकी तो हम तुम्हें रिटर्न में दे देंगे। सर ये जो आज हमने इसीलिए बताया ना इसमें कि पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज लेके पूरे चैप्टर का फॉर्म हो गई। इसके बाद डी ब्रॉगली बचेगा हमारे पास में फोटो। फ्राइडे वाले नोट्स भी डाल दिए आपने? कौन से? फ्राइडे वाले नोट्स। फ्राइडे पढ़ाया था क्या? और फ्राइडे रिकॉर्ड नहीं किया था हमने कुछ ऐसे ही बनाया। एक पेज था शायद वो, भेज देना। दो पेज, हाँ वो थ्योरेटिकली था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड फोटो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये 2 पॉइंट थे। हाँ आकाश तुम कुछ कह रहे थे इसमें। सर एक चीज क्लियर कर दीजिए, जैसे इंसिडेंट रेडिएशन आई हाँ और वहां पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है, हाँ वो है K3 के हिसाब से। K3 हाँ, maximum। मैक्सिमम था। हाँ अब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, हाँ तब वो वहां पर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जब हमने वो बढ़ाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ाना पड़ेगा, और इंटेंसिटी बढ़ाने पे कुछ नहीं कर। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? अभी यहाँ पर 2 फोटोन आ रहे हैं, आपने बढ़ा के 3 कर दिए, तो तीसरा भी आएगा चौथा भी आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो वही रही, तो इसका मतलब इलेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो उतनी रही जितनी थी। इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड बढ़ जाएंगे, पर उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी तो भी उससे कमी रही है, उतनी ही रही, तो वहां तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो मतलब ये K3 जो मैक्सिमम थी इससे ज्यादा वाला भी इमिट हो जाएगा, ज्यादा वाला, हाँ K4 वाला आ जाएगा, तो वो वहां पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। इंटेंसिटी में सेम रहेगा, इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा। हाँ यही वेव थ्योरी का फेलियर भी है, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़े तो एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है पूरा। तो उन्होंने अलग, और ये एक्सपेरिमेंट इन चारों लोगों ने अलग अलग तरीके से, स्पेशली लेनार्ड और हॉलवेस ने अलग अलग मेटल बहुत सारे यूज करके किए। सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग थी, क्योंकि वर्क फंक्शन सबका अलग होता है, सबकी कंडीशन अलग थी, लेकिन सब में ये कंक्लूजन सब में सेम है। क्योंकि आप कोई भी मेटल चेंज कर दो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है उसकी तो इजेक्शन तो होगा, इजेक्शन होगा तो अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसमें से एक आध पहुंच ही जाएंगे पूरा। तो जब कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं हो रहा है तब भी करंट हो सकता है सर्किट में पूरा। जब अप्लाई हो रहा है तो वो करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी वहां तक पहुंच जाएंगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते हम करंट बढ़ाते रहेंगे। एक लिमिट तक करंट बढ़ेगा, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई करंट नहीं बढ़ेगा, उसी को हम सैचुरेटेड वैल्यू बोल रहे हैं। तो ये सारे कंक्लूजन थे इसके। सर ये hν मतलब आपने कहा थोड़ी वो वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगी आइंस्टाइन वाली इक्वेशन में, और थोड़ी Kmax में मतलब वो चीज ऐसा समझो, जैसे एक फोटॉन के पास ओवरऑल 10 जूल एनर्जी थी, ठीक है, और जिस मेटल पे उसको अलाउ करना है, इंसिडेंट कराना है, उसका वर्क फंक्शन है 3 जूल। ठीक, तो 10 जूल का फोटॉन आया, मेटल पे इंसिडेंट हुआ। अब आइंस्टाइन थ्योरी एक्सप्लेनेशन क्या करा कि फोटॉन आने के बाद में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाने का मतलब क्या, उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय होती नहीं, वो एनर्जी अपनी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इसका मतलब उसके अंदर वाले किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो पहले से होगी, लेकिन उसके पास एडिशनल 10 जूल एनर्जी पहुंच गई, 10 जूल एडिशनल पहुंची। अब वर्क फंक्शन कितना था, 3 जूल। तो जैसे उसके पास 10 जूल एडिशनल एनर्जी पहुंची, उसने 3 जूल मेटल को दे दी, ये रख लो अपनी, हमें जाने दो। अब वो बाकी बची हुई एनर्जी लेके बाहर निकल आया, तो बाहर उसके पास कितनी बची, 7 जूल। यही एनर्जी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसी से तो वेलोसिटी अचीव करेगा पूरा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ऑन इट। तो यही एक्सप्लेन ने यही किया।
फोटॉन की एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन ऑफ मैटर, यही इक्वेशन बन गई। इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया। अब तुम लोग देखने में इतना छोटा लग रहा, बट जब ये एक्सपेरिमेंटली किया गया होगा, कितने मेटल्स चेंज किए गए होंगे, कितनी बार ऑर्बिटल एडजस्ट किया गया होगा, कौन सी थ्योरी कंसीडर की गई अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल, पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब जाके इस कंक्लूजन पहुंचे। क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट की थ्योरी जो एस्टेब्लिश हो जाती है, अपनी नई स्टेब्लिश करना एक अलग बात है, और किसी दूसरे का फेलियर एक्सप्लेन करके फिर अपनी स्टेबल करना ये एक अलग बात है। तो पहले फेलियर स्टेबल किया गया वेव थ्योरी का, फिर ये एस्टेब्लिश किया गया, इसलिए नोबेल प्राइज मिला। क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं था। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन आए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए अगर उसको एनर्जी मिल रही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है पूरा। यही लाते इन्हीं लॉ को इस इक्वेशन से भी समटाइम एक्सप्लेन कराया जाता है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसके बेस पे भी हम तुम लोगों को कल दिखाएंगे कि ये सारे के सारे लॉ इस इक्वेशन में ही इन्वॉल्व है। जो तुमने 4 लॉ लिखे हैं वो इस इक्वेशन से वेरीफाई हो रहा है। तो एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है, राइट डाउन द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और दूसरी फॉर्म ये हो गई एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन पूरा। तब इन्हीं लॉ को तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि सब इसमें मर्ज है, और ये इक्वेशन इंडिकेट कर रही है कि ये लॉ है पूरा। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आएगा डी ब्रॉगली वेव्स, मैटर वेव्स जिनको हम बोल रहे हैं, और एक शॉर्ट टॉपिक है, इस बार है या नहीं तुम लोग देख लेना, है फोटोसेल, फोटोसेल है शायद। तो वो 3 है, फोटो एमिसिव, फोटो वोल्टाइक एंड फोटो कंडक्टिव। सबका बेस एक ही है, फोटो एमिसिव रहता है तुम्हारे सिलेबस में, होता उसमें भी कुछ नहीं है, कैथोड है कैनोड, जैसा कि इसमें इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, एक से दूसरे में जाएंगे, लो करंट फ्लो होता है, तो उनका यूज हम रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह में किया जाता है। हमने बताया था एक थेफ्ट अलार्म होता है, बैंक वगैरह में लगा होता है जो थाने से कनेक्ट होता है। स्ट्रीट लाइट में एज ए स्विच किया जाता है करंट के लिए, जैसे ये स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो इसमें क्या है, हर लाइट के साथ एक स्विच लगा हुआ है, कोई जाके शाम को खोलेगा जब अंधेरा हो जाएगा। ये सारी की सारी फोटो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट है। जब तक सनरेज रहेगी वो सेल ऑफ रहेगा पूरा, जब सनरेज उस पर पड़ना हट जाएगी मतलब इवनिंग हो जाएगी, ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा मतलब वो लाइट वर्किंग में आ जाएगी। रिवर्स में ऐसा ही होता है, जैसे वर्ल्ड मूवीज में देखा होगा तुम लोगों ने कि वो कोई एंटर किया, गेट ओपन हुआ, क्रॉस कर गया, गेट क्लोज हो गया। दिस इज आल्सो ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। उसमें भी होता है कि गेट का जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगाया गया उसके ऊपर एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट अलाउ रहती है कंटिन्यू। जैसे ही कोई सामने आया तो वो लाइट सेल की बजाय आपकी बैक पे आ गई, सेल पे हट गई लाइट, डोर ओपन हो गया, आप एंटर हो गए, लाइट वापस उस सेल पे आ गई, डोर क्लोज हो गया। ऑक्सीमीटर में जो हम लोग यूज करते हैं, हाँ यही प्रोसेस में भी होता है। तो इसी तरीके सोलर सेल है, कंडक्टिव, ये सब इसी के एप्लीकेशंस है। तो वो एग्जांपल्स में आते हैं। मेन ये है इसका सबसे ज्यादा इस चैप्टर का, क्योंकि छोटा चैप्टर है, कंपेटेज का है, ये ग्राफ सबसे ज्यादा आए हैं आज तक। यदि तुम लोग ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन ये ग्राफ बनाने के सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी तुम लोग अपना रीड करते देखते हैं।